नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए एक और मॉक टेस्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर दिसंबर महीने में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप एसएससी का 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 4 महीने का, अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 8 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त मिलेगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कई सारे कॉम्बो के ऑफर भी चल रहे हैं। जैसे अगर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे इन सभी का एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने पर 6 महीने और 24 महीने पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो ये सारे ऑफर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर यहाँ पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग चाहें तो इन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम के जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप अनअकैडमी पर मेरे साथ बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस मॉक टेस्ट की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो मनुष्य का हाथ होता है इसमें टोटल 27 हड्डियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, जब हम लोग हाथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे होते हैं इस आपके हथेली की। तो यहां से लेकर के जो आपके यहां तक की हड्डियां होती हैं इनकी टोटल संख्या होती है 27। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैरासोमनिया नामक जो आपकी बीमारी होती है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है नींद में चलना। वैसे आपने मूवी वगैरह में बहुत बार देखा होगा कि जो व्यक्ति होते हैं वो आपके नींद में चलने लगते हैं, तो इसी बीमारी को हम लोग पैरासोमनिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि वे उत्पन्न करते हैं। अब बात करने का मतलब है जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं, तो इस प्रकार से अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर जो आपके ध्वनि की तीव्रता होती है वो लगभग 30 डेसिबल के आसपास होती है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो आपके फुसफुसाहट की आवाज होती है यानी कि बिल्कुल लो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी, वो आपकी लगभग 10 डेसिबल होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि मानव के कानों की कौन सी ध्वनि होगी जो कि मानव के कानों को प्रभावित करेगी, यानी कि उससे ज़्यादा की ध्वनि आपको बहरा वगैरह कर सकती है, तो ये हमारी होती है 80 से 90 के बीच में। यानी कि इस रेंज से ऊपर की अगर ध्वनि होती है तो वो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में यूनाइटेड नेशन के जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण विषयक सम्मेलन हुआ था, इसमें निम्नलिखित में से किसको लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल फ्लोरिकन। क्या होगा? बंगाल फ्लोरिकन होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल यानी कि 2020 में फरवरी महीने में जो आपके CMS का COP13 है ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग मैस्कॉट की बात करते हैं तो ये आपका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम लोग गिवी के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल हमारी 3 प्रजातियां थी जिनको लुप्तप्राय घोषित किया गया था। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक था बंगाल फ्लोरिकन और एक था यहाँ पर एशियाई हाथी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आपको गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य के नाम से एक समुद्री अभयारण्य देखने को मिलेगा। तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा।
क्या नाम है, उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ओलिव रेडले टर्टल होते हैं ये आपके यहीं पर आकर के प्रजनन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नाम इसका है गहिरमाथा मरीन सेंचुरी। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अनिल सोनी। क्या नाम है, अनिल सोनी नाम है, भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं। तो इन्हीं को WHO फाउंडेशन ने अपना पहला CEO बनाया है। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके एंजाइम होते हैं ये बनाए जाते हैं RER के द्वारा। किसके द्वारा, RER के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, RER का नाम क्या होता है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा RER के द्वारा एंजाइम बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनोवेशन फेस्टिवल 2020 निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में मनाया गया था। तो इनोवेशन फेस्टिवल की बात करें ये मनाया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी 2 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, वहाँ पर पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन फिलहाल बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 220 वाट जनरेटर से एक बल्ब आपका जुड़ा हुआ है। आपसे बताया गया कि इसमें जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति यहाँ पर क्या होगी, यानी कि बल्ब की पावर के बारे में आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 220 से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 0.5 को, मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को, तो हमारा आंसर आ जाता है 110 वाट। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो पावर हमारा 110 वाट आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्विअंगी पौधे का उदाहरण है। तो अगर हम लोग डाइसियस प्लांट की बात करते हैं तो ये हमारा होता है केला। कौन सा, केला आपका द्विअंगी पौधे का उदाहरण है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं कि द्विअंगी हमारे कौन से प्लांट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे ऐसे पौधों का समूह जिसमें आपको मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे, ऐसे पौधों को हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, द्विअंगी पौधे। यानी कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होता है वो आपको अलग अलग पौधों पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे लगभग 20 सालों तक, नाम इनका है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है, नसीरुद्दीन महमूद। और इन्हीं के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को अपना PM बनाया गया था। अच्छा, इसके बाद में जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है तो बलबन दिल्ली के शासक भी बनते हैं 20 सालों के लिए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 1246 से लेकर के 66 तक नासिरुद्दीन महमूद शासक रहे थे और उसके बाद में 66 से लेकर के 86 तक बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में चिकित्सा विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। यानी कि 3 लोगों को मिला था, तो आपको बताना है एक व्यक्ति ऐसा कौन है जिसको यहाँ पर पुरस्कार नहीं मिला था। तो नाम इनका है एंड्रिया घेज। क्या नाम है, एंड्रिया घेज। इनको दरअसल फिजिक्स के फील्ड में मिला था 2020 में। बाकी ये जो आपको तीनों नाम दिख रहे हैं, चाहे हम चार्ल्स एम राइस की बात करें, माइकल ह्यूटन की बात करें या हार्वे जे एल्टर की बात करें, इनको आपके चिकित्सा का नोबेल मिला था। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका उपयोग परमाणुवीय ईंधन के रूप में नहीं होता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उन्हीं का यूज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में करते हैं। तो यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम आपका सही है, प्लूटोनियम सही है, लेकिन लेड का यूज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में नहीं करते हैं। ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगर नाभिकीय रिएक्टर में
कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो इससे आपके क्या होगा। तो अगर हम लोग कंट्रोल छड़ों का यूज नहीं करते हैं तो जो हमारी चैन रिएक्शन होती है यह आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कंट्रोल रॉड होते हैं इन्हें मुख्य रूप से हम लोग न्यूट्रॉनों की जो शक्ति होती है उसको कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग कैडमियम या बोरान की छड़ का यूज करते हैं और ये छड़ आपकी क्या करती है कि जो हमारे न्यूट्रॉन फर्दर आगे बढ़ते हैं उनको ये कर लेती है अवशोषित। तो इसीलिए परमाणु भट्ठी में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी पूर्वी जोनल काउंसिल है यानी कि जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में टोटल आपको इस प्रकार से 5 क्षेत्रीय परिषद देखने को मिलेगी और जितने भी क्षेत्रीय परिषद होते हैं सारे क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के गृह मंत्री होते हैं। तो इस समय अमित शाह जी इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि टोटल 5 जोनल परिषद हैं और सभी के अध्यक्ष होते हैं देश के गृह मंत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ अर्नेस्ट एंड यंग उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था हमारे जो बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं, नाम इनका है किरण मजूमदार शाह। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि किरण मजूमदार शाह को पिछले साल ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और पिछले साल ही इनको ICMR के द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी दिया गया था। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है ये आपके खरग ग्लेशियर के अलावा कहाँ से निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस ग्लेशियर का नाम है यहाँ पर सतोपंथ। आपको पता होगा कि सतोपंथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदियां हमारे भारत में निकलती हैं। ये देख सकते हैं सतोपंथ ग्लेशियर है जहां से आपकी विष्णु गंगा निकलती है, उसके बाद में धौली गंगा निकलती है। ये दोनों आपस में आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद में ये नदियां जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इसी का नाम हो जाता है यहाँ पर अलकनंदा। कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी मंदाकिनी नदी है वो आपके अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है। तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में और उसके बाद में ये जो अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग में हमारी भागीरथी नदी से मिल जाती है और यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है गंगा। तो ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पर भागीरथी के लिए सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा, अलकनंदा के लिए सतोपंथ ग्लेशियर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कब धनात्मक होता है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी धनात्मक रे कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी अल्फा रे होती है ये बिल्कुल आपके धनावेशित रे की तरह से काम करती है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। रदरफोर्ड महोदय के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें उन्होंने आपके गोल्ड का चादर लिया था और उसके ऊपर अल्फा बीटा और गामा किरणों की बमबारी करवाई थी। उसी समय इनके द्वारा आपके नाभिक की खोज भी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जो रिजल्ट आया था उसके अनुसार अल्फा किरणें हमारी धनात्मक होती हैं, बीटा किरणें हो जाती हैं ऋणात्मक और जो गामा किरणें होती हैं वो आपकी होती हैं न्यूट्रल। तो ऑप्शन फिलहाल ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए एक यान है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा यान है इसका नाम है कैसनी। अभी इस साल ये चर्चा में भी रहा था। तो ध्यान रखिएगा नासा के द्वारा शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि शनि का जो सबसे बड़ा हमारा उपग्रह है उसका नाम है यहाँ पर टाइटन और टाइटन के लिए जो नासा का मिशन है उस मिशन का नाम है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शनि का जो उपग्रह है टाइटन उसके लिए नासा का मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार मई 2020 तक दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर नाओमी ओसाका।
क्या नाम है? नाओमी ओसाका इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। जापान की टेनिस खिलाड़ी रही है नाओमी ओसाका। 2021 में जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन का टूर्नामेंट हुआ उसके महिला एकल की विजेता भी रही हैं। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था? तो लेजर के आविष्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये किया था थियोडर मेनन ने। किसने? थियोडर मेनन ने किया था। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ये आविष्कार इनके द्वारा 1960 में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि थियोडर मेनन ने सबसे पहली बार लेजर का आविष्कार किया था 1960 में। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, पहले में कहा गया है कि लोकसभा भंग होने के बाद में राज्यसभा भंग होती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राज्यसभा आपकी कभी भंग नहीं होती है। दूसरे में फिर कहा जा रहा है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता सभापति के द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में कहा गया है कि राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति के सहमति से भंग होता है। तो ये भैया भंग ही नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी थी? तो आर्या राजेंद्रन की बात करें तो ये बनी थी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आर्या राजेंद्रन को, और ये मात्र 21 साल की उम्र में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की बनी थी मेयर। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पौधों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के जो कवक होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जाइलोफिलस। क्या नाम होता है? जाइलोफिलस नाम होता है। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आप उसके अंदर मिलाते हैं? तो कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन होता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, जब भी हम लोग स्टील की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें आपकी मिली होती हैं। एक तो आपका आयरन होता है, उसके अलावा होता है कार्बन। लेकिन कई बार इसमें आपकी कुछ अन्य चीजें भी मिलाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे कि मॉलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। तो ये सारी चीजें भी आपके स्टील में मिलाई जाती हैं। ऑप्शन फिलहाल ए होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो मिजोरम के डांस के बारे में पूछा गया है, जिसमें हमारे अतिथि भी शामिल होते हैं, और इस डांस का नाम है खुल्लम। क्या नाम है? खुल्लम इस डांस का नाम होता है। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, खुल्लम नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब ही होता है डांस ऑफ द गेस्ट, यानी कि ये आपके अतिथियों के लिए डांस किया ही जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है वर्तमान में जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, नाम इनका है सत्या नडेला। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्राफीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है, यानी कि ये किसका एलोट्रॉप है? तो ग्राफीन की बात करें, दुनिया के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है, और ये आपके कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इसकी खोज 2004 में की गई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये आपकी जो स्टील है उससे भी आपके 200 गुना स्ट्रॉन्गर होता है ग्राफीन। तो ऑप्शन यहाँ पर डी कार्बन होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आयोडीन विलयन का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो आयोडीन विलयन की बात करें, इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्टार्च का पता लगाने में, यानी कि अगर आपके पास में कोई सब्सटेंस है या कोई मटेरियल है, इसमें स्टार्च है या फिर नहीं, इसके लिए आप लोग आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं, जैसे आपके पास में आलू है, तो आलू को आपने काट दिया और इसके ऊपर अगर आप लोग डालेंगे
आयोडीन का सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर ग्रे कलर का, यानी कि पर्पल हो जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा स्टार्च, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से बैंक को आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिक्स बैंक की बात करें, ये हमारा होता है यहाँ पर एनडीबी, क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये देख सकते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स समूह के जो देश हैं उन्हीं के द्वारा 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको संघाई में मिलेगा और ब्राजील के जो मार्कस प्राडो ट्राइजो हैं वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि होयसालेश्वर का जो मंदिर है वो निम्नलिखित में से आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। तो होयसालेश्वर के मंदिर की बात करें, ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा, करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 12वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण करवाने वाले जो राजा हैं उनका नाम है विष्णुवर्धन। तो भगवान शिव को डेडिकेटेड ये हमारा एक मंदिर है, आपको मिल जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके बीच सबसे लंबा बंध होता है, यानी कि आपको बताना है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड में कौन आपका सबसे लंबा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा बॉन्ड होता है यहाँ पर एकल। जाहिर सी बात है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपका डबल और ट्रिपल की तुलना में कम होता है, और इसीलिए ये जो आपका बॉन्ड होता है इसकी लंबाई हो जाती है ज़्यादा। तो सी हो जाएगा फिलहाल, करेक्ट। अच्छा, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि स्ट्रेंथ किस बॉन्ड की ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो आपके ट्रिपल बॉन्ड में होता है, क्योंकि इसमें अगर आपको ब्रेक करना है तो 3 बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत होगी। जबकि अगर हम लोग सबसे वीकेस्ट की बात करते हैं तो वो आपका होता है कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन फिलहाल सी होगा हम यहाँ पर, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इनमें से क्या बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा, करेक्ट। रिएक्शन देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये हमारा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा होता है, और ये आपका बन जाता है धोने वाला सोडा। तो जब भी आप लोग खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं तो इस प्रकार से ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ये आपका बना देता है यहाँ पर धोने वाला सोडा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में भारतीय मूल के जो वावेल राम खिलावन हैं इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो वावेल राम खिलावन की बात करें तो ये हमारे राष्ट्रपति बन गए हैं आपके सेशल्स देश के। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ग्रुप डी के जीके वाले सेक्शन में ये पूछा जा चुका है कि सेशल्स नाम का जो देश है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत देश है उसके नीचे यानी कि दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिलेगा, और यहीं पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशल्स। नाम हालांकि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, राजधानी इसकी विक्टोरिया में है, रुपया यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया के नाम से ही है, और वावेल राम खिलावन पिछले साल यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वसा का जब पायसीकरण होता है, मतलब पायसीकरण आपके किस में होता है, यानी कि फैट के इमल्सिफिकेशन की बात हो रही है, और ये आपके होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर वसा के इमल्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो आपके फैट के बड़े बड़े अणु होते हैं ये यहाँ पर छोटे छोटे फैट के ग्लोबुल्स में टूट जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो डी हो जाएगा छोटी आंत, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अभी इनके ऊपर एक म्यूजियम भी बना है जिसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, और नाम इनका है रानी गाइदिन्ल्यू। क्या नाम है, रानी गाइदिन्ल्यू इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा, करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये हमारी रानी गाइदिन्ल्यू हैं, नागा पॉलिटिकल लीडर के साथ में ये जुड़ी हुई थी,
और मात्र 13 साल की उम्र में ही इन्होंने आपके हरिका रिलीजियस मूवमेंट में हिस्सा भी लिया था। मणिपुर राज्य से ये आती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में जो आपका संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में जो पहला यौगिक हमारा संश्लेषित किया गया था ये हो जाएगा यूरिया। क्या है? यूरिया है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, यूरिया का फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, NH2 का होल ट्वाइस होता है और ये जुड़ा होता है आपके CO के साथ में, तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेडरिक विलर है जिन्होंने आपके 1828 में अमोनियम साइनेट से लैब के अंदर यूरिया का निर्माण इस प्रकार से किया था, तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में लॉरियास स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता था? अब इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 वाला किसने जीता है तो आपका उत्तर हो जाएगा नाओमी ओसाका। लेकिन अगर आपसे 2020 पूछा जाता है तो 2020 में इसकी जो विजेता रही थी नाम इनका है सिमोना बाइल्स। ध्यान रखिएगा, सिमोना बाइल्स इस साल यानी कि अभी दिसंबर महीने में टाइम्स के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं। तो जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं अमेरिका देश से, ओलंपिक की पदक विजेता भी रह चुकी हैं, गोल्ड मेडल। नाम इनका सिमोना बाइल्स है, तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, ये आपको मिल जाएगा फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। तो पॉलीथीन जिसकी आप लोग पन्नी यूज करते हैं ये मुख्य रूप से एथलीन के बहुलकीकरण से बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में एथिलीन है, इसका आप लोग यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसी से हमारी पॉलीएथिलीन बनती है या फिर बनती है पॉलीथीन, तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पाया जाता है जल। क्या होता है? पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका होता है ऑक्सीजन, लगभग 65% आपके शरीर में इसका वेटेज होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में आप लोग क्या चीज़ें मिला देते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास में यहाँ पर पानी है तो पानी में आप लोग मिला देते हैं नमक, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर आपने बर्फ़ की फैक्ट्री कभी देखी हो तो बर्फ़ की फैक्ट्री में ऐसे एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है और इसमें आपके नमक का पानी भर दिया जाता है। इससे होगा क्या कि जो हमारे इस टैंक का टेम्परेचर होता है उसको आप लोग ले जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, लेकिन आपका इस टेम्परेचर के ऊपर इसमें जो भरा हुआ पानी है वह यहाँ पर नहीं जमता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब हमको आइस बनानी होती है तो हम किसी बॉक्स में उसको लेकर के यानी कि पानी को लेकर के इस पानी के अंदर डाल देते हैं, तो आपका वो जो बर्तन में रखा हुआ मतलब पानी है वो आपके बन जाता है बर्फ में, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होता है। तो इसीलिए आपके इस प्रकार के बर्फ की फैक्ट्रियों में पानी में सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, जिससे उसका जो यहाँ पर जमने का बिंदु है वो चला जाता है नीचे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित तापमान से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए आप किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये जो वैज्ञानिक उपकरण होता है इसका नाम होता है अल्टीमीटर। क्या नाम होता है? अल्टीमीटर होता है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, जैसे बैरोमीटर होता है तो आप सभी को पता होगा कि इससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। अल्टीमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे हम लोग यहाँ पर ऊंचाई को मेजर करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर फैथोमीटर की बात करते हैं तो फैथोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से आपके पानी में
जो हमारी ध्वनि तरंगे ट्रैवल करती हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, उससे आपके पानी की गहराई को हम लोग मेजर करते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपका यूरिन होता है यानी कि जो मूत्र होता है, इसके पीले होने के पीछे कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे जो रसायन होता है इसका नाम है यूरोबिलिन। वैसे भी आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं कि जो हमारा मूत्र होता है इसका नाम ही होता है यूरिन, और इसके पीले होने के पीछे का जो रसायन है उसका नाम होता है यूरोबिलिन। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फसल उत्पादन के लिए पौधे व मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से आप लोग जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं सस्य विज्ञान या फिर इसे हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी। तो जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने इस सब्जेक्ट को सेपरेट पढ़ा भी होगा। ऑप्शन फिलहाल हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी एनाटॉमी की बात करें तो जो आपके मनुष्य के बॉडी की स्टडी होती है इसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। घास विज्ञान की बात करें तो इसे हम लोग एग्रोइस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारे बॉटनी से जुड़ा हुआ एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से 45 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को केवल 3 से 4 मिनट ही देखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज है जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में 45 प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पूरा इस सीरीज के वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा करिए। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।